हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स योर क्लासेस में। आज हम देखेंगे यूपी डीलिट के फर्स्ट सेमेस्टर के 5th पेपर जो कि है सामाजिक अध्ययन का। इसके हम संपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम में आए हैं या जिनके एग्ज़ाम में बनने की संभावना है उनको हम देखेंगे और एक एक क्वेश्चन का आपको पता है बहुत डिटेल तरीके से एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, है ना। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को करते हैं स्टार्ट और लेते हैं पहला क्वेश्चन। और आपने अगर वीडियो और नहीं देखी, क्लासेस हमारे जो चैनल पे उपलब्ध हैं तो उन्हें आप देख सकते हो। मैथ की क्लास ज़रूर देख के जाना, विज्ञान की क्लास देख के जाना, सब उपलब्ध है। और सामाजिक विज्ञान का जो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का सीरीज है, यह प्रकार से मैराथन हमने बनाया है, 40 मिनट की वीडियो लगभग है, उसे देख के जाओ आप। और इस वीडियो को 100% आप स्कोर करके एग्जाम में आएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। कुतुबनुमा का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कुतुबनुमा का जो आविष्कार हुआ था ये हुआ था चीन में। कहाँ हुआ था? चीन में, ठीक है ना। अगला बात करें कि भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, तो ये आपको पता होगा कि इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है ना। इलाहाबाद में भी कहाँ से? नैनी से गुजरती है, ठीक है ना। जो कि कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है समय, आपको पता होगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नासा का मुख्यालय कहाँ है? तो नासा का मुख्यालय कहाँ है? अमेरिका में है। नासा का मुख्यालय कहाँ है? अमेरिका में। जैसे अपने यहाँ इसरो है, वैसे जो है इसरो के द्वारा जो लॉन्च किए जाते हैं विभिन्न प्रकार के सैटेलाइट हो गए, है ना, और भी जो है अंतरिक्षयान लॉन्च किए जाते हैं, वैसे जो है नासा जो है अमेरिका में अमेरिका हेड है, वहाँ ये काम करता है। अगला क्वेश्चन, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? तो जहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो होता है भारत के मिलते हैं लास्ट में इधर और इधर, उसे कहते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों पर। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पे मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। ग्रेट रिफ्ट घाटी किस महाद्वीप में है? तो ग्रेट रिफ्ट घाटी जो है ये स्थित है अफ्रीका में, है ना। कहाँ पे है? अफ्रीका में। अगर इस वहीं आपसे पूछे कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, तो वो ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट बैरियर रीफ पूछे तो वो ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। अगला, और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछे तो क्या है? माउंट किलिमंजारो, ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन, कह रहा है कि भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। तो भारत का सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? तो गुजरात राज्य की है। किसकी है? गुजरात राज्य की, ठीक है ना। अगला, नासा की स्थापना कब हुई थी? तो नासा का हेडक्वार्टर अभी आपने देखा कहाँ पे है? अमेरिका में है। और इसकी स्थापना हुई थी 1958 ईस्वी में। जबकि अपने यहाँ इंडिया में बात करें इसरो की स्थापना तो 1969 ईस्वी को हुई थी। इसरो को भी याद रखना आप, 1969। अगला, नगर पंचायत का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो 5 वर्ष होता है। नगर पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। जैसे अपने यहाँ जो है किसका होता है? ग्राम पंचायत जो कि प्रधान होता है, उनका कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। ऐसे नगर पंचायत शहर में होता है तो वहाँ भी उनका भी कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अगला, वैदिक ग्राम का मुखिया कहलाता था। वैदिक ग्राम का मुखिया इतिहास में, है ना, क्या कहलाता था? उनको कहते थे ग्रामीणी। क्या बोला जाता था? ग्रामीणी। किस हड़प्पा स्थल से कांस्य नर्तकी की जो है मूर्ति मिली है? तो आपको पता होगा, है ना, कि जो मूर्ति मिली है कहाँ से मिली है? ये मिली है मोहनजोदड़ो की खुदाई में। जिसकी खुदाई किसने करवाई थी? तो राखल दास बनर्जी ने, ठीक है ना। तो और हड़प्पा सभ्यता की तो उसको दयाराम साहनी ने, ठीक है, याद रखेंगे आप। मोहनजोदड़ो जिसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। ये कहाँ पे है? तो ये जो है वर्तमान में कहाँ है? सिंध पाकिस्तान में है मोहनजोदड़ो। अगला, कालीबंगा पूछे तो ये राजस्थान में है, ठीक है। अगला, ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होती है? जो ग्लोब होता है ना, ग्लोब जिसको हम ग्लोब का स्वरूप कहते हैं पृथ्वी को, तो इसमें जो है दो स्थानों के बीच की जो दूरी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। दो स्थानों के बीच की दूरी ग्लोब पर कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट देखें क्योंकि समय इतना है नहीं, जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन फटाफट करते रहें। सिंधु घाटी के निवासियों का मुख्य भोजन क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो मुख्य निवासी थे उनका जो भोजन था, उनका भोजन क्या था? गेहूँ भी था, चावल भी था, जौ भी था। तो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, गेहूँ, चावल और जौ, ये भोजन था। लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है? 29 दिन की। लीप वर्ष को हम अधिक वर्ष के नाम से जानते हैं। एक होता है सामान्य वर्ष जिसमें जो है फरवरी कितने दिन की होती है? तो 28 दिन की होती है। और जो है चौथे वर्ष जो है फरवरी कितनी हो जाती है? 29 की हो जाती है हर चौथे वर्ष। जैसे 2024 चल रहा है तो 28 में क्या हो जाएगा? जो है फिर लीप वर्ष आएगा, उसमें फरवरी 29 की होगी। अगला, लीप वर्ष कितने वर्ष बाद आता है? तो 4 वर्ष, है ना, 3 वर्ष बाद। भाई चौथे वर्ष आता है 4 जोड़ने पर, तो हम 4 वर्ष बाद थोड़ी कहेंगे, 4 वर्ष बाद तो 5वां आएगा, तो 3 वर्ष बाद, ठीक है ना। मतलब लीप वर्ष कितने वर्ष के बाद आता है? तो आप बताइए, जो 2024 चल रहा है तो इसमें कितना जोड़ देंगे?
4 जोड़ेंगे तभी तो आएगा। तो 3 साल के बाद जो चौथा आएगा उसी में तो पड़ेगा। तो इस प्रकार हम कह देंगे 3 वर्ष के बाद आएगा। ठीक है, हर चौथे वर्ष आता है, ये हम कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कन्फ्यूशियस का जन्म हुआ था। कन्फ्यूशियस का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो चीन में। कन्फ्यूशियस का जन्म कहाँ हुआ था? चीन में। चीन का प्रसिद्ध दार्शनिक कौन था? तो आपको पता है कि लाओ त्सो भी था और कन्फ्यूशियस, ये दोनों थे। तो आ और बा दोनों सही हो जाएगा। लाओ त्से और कन्फ्यूशियस, ये दोनों चीन के क्या थे? प्रसिद्ध दार्शनिक थे। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो सूर्य के चारों ओर जैसे कि पृथ्वी परिक्रमा कर रही है और इसके साथ बहुत सारे जो है ग्रह क्या है, चक्कर लगा रहे हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं बताइए? उन्हें कहते हैं हम खगोलीय पिंड की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ग्रहों की नहीं। तो खगोलीय पिंड जो होते हैं उनको कहते हैं उपग्रह। तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? उपग्रह। किशोर, अच्छा भाई ग्रह ही होगा यार ना, ग्रह ही होगा, सॉरी। उसका कारण है क्योंकि उपग्रह क्या होते हैं? ये भी सूर्य की चारों ओर ग्रह के साथ साथ चक्कर लगाते हैं। उपग्रह किसका चक्कर लगाते हैं? तो ग्रहों की। और उपग्रह किसकी? सूर्य की। तो सूर्य के चारों ओर पूछ रहा है ना, तो ग्रह सही होगा। ठीक है ना। और क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह 2 ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं, जिनके नाम है मंगल और आप याद रखेंगे बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना, ये रहा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या दिया गया क्वेश्चन, वायुमंडल के किस स्तर में सबसे ज़्यादा मौसमी घटनाएं होती है? तो जिस मंडल में हम लोग रहते हैं उस मंडल क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद क्या है? समताप मंडल। उसके ऊपर क्या है? उसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो है ओजोन मंडल। ओजोन मंडल के बाद क्या है? ओजोन मंडल वह मंडल है जिसमें ओजोन की परत पाई जाती है, जो कि हमें सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाती है। फिर उसके बाद अगर पहुँचे तो आयन मंडल है, और लास्ट में क्या है? वायुमंडल। 5 मंडल में बांटा गया है ना। तो जिसमें हम लोग रहते हैं पृथ्वी के 8 से 18 किलोमीटर जिसकी ऊंचाई है, क्षोभ मंडल इसको कहते हैं। इसी में सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं होती हैं। और अगर पूछ ले हवाई जहाज़ उड़ाने की आदर्श दशा कहाँ पाई जाती है, तो वो समताप मंडल में, क्योंकि वहाँ पे ताप जो होता है एक है ना समान बना रहता है। अगला, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल है। अगला, महाभारत को अन्य किन नाम से जानते हैं? तो महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है और सत साह स्त्री संहिता, ये संस्कृत में है तो दोनों नाम से, तो जय संहिता और ये जो बाद में दिया गया है सत साह स्त्री संहिता, इनके नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सत्यमेव जयते है ना, किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका मुंडकोपनिषद, इम्पोर्टेंट है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला, अष्टोमा सदगमय, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपके ऋग्वेद से। अष्टोमा सदगमय ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। और ऋग्वेद में आपको पता है 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त है, और इसमें जो है गायत्री मंत्र है जो कि सूर्यदेव की देवता सावित्री को समर्पित है। अगला, आर्यभट्ट कौन थे? आर्यभट्ट एक खगोल शास्त्री थे, याद रखना। आर्यभट्ट कौन थे? खगोल शास्त्री थे। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो ये तो याद होगा, एडम स्मिथ। किनको कहा जाता है? एडम स्मिथ। अगला, अगर बात करें नगर निगम जो है के सदस्यों के कार्यकाल, तो ये आप ऊपर पढ़े थे, देखो क्वेश्चन रिपीटेड है फिर। तो कितना होता है? 5 वर्ष। नगर निगम और नगर पंचायत जो है ग्राम पंचायत, ये सभी के कार्यकाल कितने होते हैं? 5 वर्ष। हड़प्पा के निवासी किस युग में थे? तो जो हड़प्पा के निवासी थे ये थे ताम्र पाषाण युग में, है ना, इसमें तांबे की भी खोज हुई थी, आपको पता है। वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु का आगमन कब से कब माना जाता है? तो वर्षा ऋतु आती जो है ये 15 जून से लेकर, और इसके जाने का कार्यकाल है 15 सितंबर। तो 15 जून से 15 सितंबर। अगला क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन क्या है? वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वेद कितने हैं? आपको पता है 4, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, है ना। तो सबसे पुराना जो वेद है वो क्या है? अथर्ववेद है, जिसमें जादू टोने के बारे में बताया गया है। तो वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। अगला, शीत ऋतु से संबंधित है। अब शीत ऋतु, अभी वर्षा ऋतु देखा था आपने, अब शीत ऋतु कब से आती है? तो जब वर्षा ऋतु खत्म होती है उसके बाद शीत ऋतु आ जाती है। तो कब आएगी? 15 दिसंबर से 15 मार्च तक माना जाता है। मौर्य काल के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य काल के संस्थापक कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और जो बिंदुसार हैं ये कौन थे? आप कमेंट में बताएंगे बिंदुसार कौन थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये हुई थी, है ना, कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। और आपने देखा फिर हाल ही में, है ना, इसका प्रधानमंत्री ने क्या किया? फिर से लोकार्पण किया है, दोबारा से बनाया गया, है ना। इसको ध्वस्त किसने करवाया था? तो आपको पता होगा किसने किया था, ये आप कमेंट बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने करवाया
था और किसके शासनकाल में हुआ था ये दोस्त। उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो उपनिषदों की संख्या कितनी है आप बताएंगे। जैसे आप वेद की संख्या कितनी है 4, वैसे उपनिषद की संख्या कितनी है 108 है, याद रखना उपनिषदों की संख्या 108 है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया गया है, महाभारत के रचयिता। तो महाभारत के रचयिता कौन है, तो वेद व्यास जी को माना जाता है। कौन है, वेद व्यास जी। जबकि अगर पूछे रामायण के रचयिता, तो रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं और रामचरितमानस, इन दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन है। रामायण के कौन है, तो वाल्मीकि जी हैं, जबकि रामचरितमानस के कौन है, गोस्वामी तुलसीदास जी। अगला, प्रमुख शक्ति के साधन क्या है, तो प्रमुख शक्ति के साधन कोयला से भी है, बिल्कुल हम एनर्जी प्राप्त करते हैं, विद्युत से भी, तेल से भी, तो लोहा इस्पात है ना, इनसे भी, तो वायु और जल से भी तो ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं शक्ति को। तो हम कह सकते हैं ये सभी के सभी जो है शक्ति के क्या है, साधन है। प्राकृतिक आपदाएँ क्या है, नेचुरल जो आपदाएँ आती हैं वो कौन कौन है, तो भूकंप भी आ जाता है, बाढ़ भी आ जाता है, सूखा भी, और ये सभी हम कह सकते हैं फिर, क्योंकि ये सभी नेचुरल में आएंगे। तो अगर पूछ ले, क्वेश्चन आ जाए कि प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखो, तो ये आप लिख देना उठा के। पछुआ हवाओं की विशेषता क्या है, तो जो ये पछुआ हवाएं होती हैं, ये हवाएं क्या होती हैं, ये हवाएं उच्च दाब पेटी से निकलती हैं और निम्न दाब की ओर बहती हैं, और इनका जो क्षेत्र होता है दोनों गोलार्ध में 30 डिग्री से 50 डिग्री अक्षांश तक होता है, और ये हवाएं आवाज़ करके चलती हैं। तो ये सभी सही हो जाएगा। अगला, जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर अपने अक्ष पर घूमती है, तब जो भाग सूर्य के पीछे आता है वहाँ क्या होता है, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ होता है रात। जो भाग सूर्य के पीछे आएगा वहाँ पे क्या होगा, रात। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन रहा, बहुत डिटेल अगर वीडियो देखना है तो जो क्लास मैराथन की है इसकी, वो ज़रूर देख लेना, उसमें हमने बहुत डिटेल समझाया। अब इसमें भाई समय उतना है नहीं, तो इसलिए फास्ट करा रहे हैं, ठीक है ना, केवल आंसर देख रहे हैं, और जहाँ तक संभव है क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं। किस रेखा के उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, है ना, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध हैं किस रेखा के उत्तर में, तो वो रेखा हमारी कौन है, भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये हो गया, है ना, तो इधर उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा ऊपर वाला भाग, क्योंकि ये आपका ग्लोब है, तो इधर वाला नॉर्थ हो जाएगा, नॉर्थ गोलार्ध हेमिस्फीयर, और ये साउथ हेमिस्फीयर हो जाएगा, है ना। तो ये आपका होगा भूमध्य रेखा, जो कि दोनों गोलार्धों को, उत्तरी और दक्षिणी को 2 भागों में बांटती है। अगला, मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, तो जो हमारे संविधान में फंडामेंटल जो है अधिकार दिए गए हैं, है ना, वो कितने हैं, तो वो हैं 6। कितने हैं, 6, पहले 7 थे। मूल कर्तव्य को हटाओ, संपत्ति का जो अधिकार है उसको हटा दिया गया है, अब 6 हो गए, पहले 7 थे। मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो मूल कर्तव्यों की संख्या पहले कितनी थी, 10 थी, बाद में जो है एक बढ़ा के कितनी हो गई, 11। और जो मूल कर्तव्य हैं इनको कहाँ से लिया गया है अगर पूछ ले, तो ये लिए गए हैं रूस के संविधान से, है ना, रसिया के संविधान से। तो अगला देखते हैं हम, और 51 में जोड़े गए हैं मूल कर्तव्य को, है ना। भाग किस में आएगा आपका, देखो पहला होता है 1 से 5, और दूसरा नहीं 1 से 4 होता है पहले में, दूसरा होता है 5 से 11, और तीसरा होता है 12 से 35, और फिर 36 से 51। तो चौथे भाग में है मूल कर्तव्य, और जिसमें 51 में जोड़ा गया है। अब कितने हैं, 11 है मूल कर्तव्य। कहाँ से लिया गया, रसिया के संविधान से। सबसे प्राचीन फसल, है ना, कौन सी मानी जाती है, सबसे प्राचीन मतलब कि जो इतिहास में चलती हुई आ रही है वो कौन है, जो और क्या था, गेहूँ था, गेहूँ जो और बाजरा था, तो आ और बा दोनों सही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का संबंध किस नदी से, ये क्वेश्चन तिलक उत्तरीय में भी पूछा गया है, तो किससे है, रावी नदी, है ना। मोहनजोदड़ो का संबंध किससे है, रावी नदी से। मोहनजोदड़ो जिसका अर्थ मैंने बताया, पूछ सकता है, मृतकों का टीला होता है, मुर्दों का टीला, और ये कहाँ है, सिंध पाकिस्तान में है, ठीक है ना। और इसकी खुदाई किसने करवाई थी, राखलदास बनर्जी ने। इतना चीज़ याद रखेंगे अभी क्वेश्चन के बारे में। अगला, ग्रीष्म ऋतु, देखो तीनों ऋतु, अभी इसके पहले वर्षा ऋतु, फिर शीत ऋतु, अब ग्रीष्म ऋतु। गर्मी का जो सीजन आता है कब से कब माना जाता है, तो ये माना जाता है 15 मार्च से 15 जून तक, ठीक है। अगला, मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन है, किसने खुदाई करवाई थी, तो मैंने बताया था राखलदास बनर्जी ने। जबकि अगर पूछे कि यहाँ पे हड़प्पा, तो हड़प्पा की दयाराम साहनी, और डेट भी याद रखना कब कराई थी, शायद 1921 में, है ना, हड़प्पा की हुई थी, और 1922 में एक बार देख लेना मोहनजोदड़ो की, देखना क्या सही है, यही होगा। मैक मोहन लेखा का संबंध क्या है, तो मैक मोहन लेखा जो होती है किसके बीच में, भारत और आपके चीन के बीच में है मैक मोहन रेखा। जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन है, रेड क्लिफ रेखा। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कौन रेखा है, तो डूरंड रेखा है, ठीक है। इतना याद रखेंगे आप। सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है, और ये सूर्य की क्या है, सबसे पास में है। फिर तीसरे नंबर पे हमारी पृथ्वी है, दूसरे नंबर पर शुक्र है, और शुक्र को पृथ्वी की भगिनी भी कहा जाता है, मतलब बहन भी कहा जाता है। अगला, थाड़ी चक्रवात है, थाड़ी चक्रवात क्या है, भारत का। थाड़े चक्रवात कहाँ का है, मतलब मुंबई के थाड़े का, भारत का जो है चक्रवात है। अगला क्वेश्चन देखिए, टाइफून चक्रवात का नाम, ये कहाँ का है, टाइफून कहाँ कहा जाता है चक्रवात को, तो टाइफून कहते हैं हम
कहाँ पे, यहाँ पे टाइफून जापान में बोला जाता है, चीन में भी और फिलीपींस में, तो ये सभी सही हो जाएगा। बिली चक्रवात कहाँ का है, तो बिली जो है ना ये ऑस्ट्रेलिया का, याद रखना। बिली चक्रवात कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का। रामायण के रचयिता देखो पूछा गया है ना, मैंने बताया था महर्षि वाल्मीकि जी हैं, जबकि रामचरितमानस का पूछे तो वो कौन है, वो हैं आपके तुलसीदास जी। और महर्षि जो व्यास हैं, वेद व्यास, ये वेदों के है ना, उसके क्या बोलते हैं, महाभारत के रचयिता हैं। अगला संगीत का संबंध है, संगीत को किस वेद में बताया गया है, 4 वेद हैं, तो संगीत का जो वेद है उस साम वेद में बताया गया है ना। कितने वेद हैं, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोना वोना के बारे में बताया गया है ना। अगला क्वेश्चन देते हैं, ये रहा क्वेश्चन, फास्ट बहुत करा रहे हैं क्योंकि समय है, ये नहीं बिल्कुल भी। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे, वो थे महावीर स्वामी, जो कि 24वें तीर्थंकर थे। और पहले कौन थे, ऋषभ देव जी थे, 23वें पार्श्वनाथ जी। तो ये सब आप याद रखेंगे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन हुए, है ना, तो महावीर स्वामी, ये अंतिम भी थे। तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अजंता कलाकृति कहाँ से संबंधित है। अजंता जो है ये गुप्त काल से संबंधित है। और अजंता की गुफाएं अगर पूछे एलोरा की, तो कहाँ है, महाराष्ट्र में है। ठीक है ना, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ है, महाराष्ट्र में है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है, तो ये होता है हमारा 22 दिसंबर के दिन सबसे लंबा दिन होता है। पृथ्वी सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करती है लगभग कितने दिन में, तो आप पढ़े होंगे कि हर 4 साल बाद में क्या आता है, चौथे वर्ष क्या आता है, लीप वर्ष आ जाता है। तो 365 सही 1/4 होता है, उसी को 1.25 लिखा गया है। तो 365 होता है। अभी 1/4 जो बढ़ा होता है, इसी में जब हम इसको 4 बार जब जोड़ते हैं तो ये पूरा 1 बन जाता है, तो लीप वर्ष हो जाता है 366 दिन का। तो 365.25 दिन में, मतलब 1/4 है वो लिखा है वास्तव में। अगला क्वेश्चन देखें आप, क्या दिया, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था, तो बताओ सबसे पहले पालतू किसको बनाया था, नवपाषाण काल में कुत्ते को। और जो धातु का प्रयोग किया था वो था हमारा तांबा, कुल्हाड़ी को बनाया था कालिदास, है ना, जिनकी रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम रचना है। और धन्वंतरी ये किसके दरबार में नवरत्न थे, है ना, तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछती है रचना कि अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है, तो कालिदास की, धन्वंतरी भी कालिदास की। या पूछ लेगा कालिदास की रचनाओं के नाम लिखो, तो आप ये दोनों लिख देंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चीनी यात्री जो फाहियान था ये किसके शासनकाल में भारत आया था, तो ये सबको याद होगा, समुद्रगुप्त के शासनकाल में भारत आया था। अगला, विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध है, तो विक्रमादित्य के नाम से कौन प्रसिद्ध है, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। अगला, भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं, किसको कहते हैं, समुद्रगुप्त को। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो गुप्त साम्राज्य का जो संस्थापक था, याद रखना, श्रीगुप्त थे। कौन थे, श्रीगुप्त जी थे। अगला, हुएनसांग किसके शासनकाल में आया था, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। हुएनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ये सब चीनी यात्री थे। इंडिका पुस्तिका के लेखक कौन है, मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, मेगास्थनीज। अगला, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया, तो यह आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था, तो गुप्त राजवंश में क्या था, कला और स्थापत्य का के लिए प्रसिद्ध था। जब केंद्र में दाब अधिक होता है ना, तो केंद्र से हवाएं बाहर की ओर चलती हैं, मतलब कि जैसे कि सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो हवाएं क्या होंगी, बाहर की ओर चलेंगी ऐसे, है ना। तो इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं प्रतिचक्रवात। ठीक है ना, जब अंदर की ओर चलेंगे तो चक्रवात कहते हैं, जब बाहर की ओर चलेंगे तो उसे कहते हैं प्रतिचक्रवात। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन है, तो अभी बताया था पाकिस्तान के बीच में क्या है, रेड क्लिफ रेखा है। कौन है, रेड क्लिफ। जबकि डोरंट रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। और भारत और बात करें कि भारत और यहाँ पे किसके बीच में, भारत और चीन के बीच में, तो कौन है, मैकमोहन रेखा। और जो कर्क रेखा है ये भारत को दो के बीचों बीच से होकर जाती है। और कितने राज्य से, 8 राज्य से। भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा कौन है, तो कर्क रेखा। मैंने बताया अभी, भारत के बीचों बीच से होकर जाने वाली रेखा कर्क रेखा है। अगला क्वेश्चन देखो, भारत और चीन के मध्य की रेखा कौन है, अभी बताया मैकमोहन रेखा है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन देख रहे हो, घुमा फिरा के एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में वर्णन है किसके बारे में बताया था, तो चाणक्य ने क्या दिया, राजनीति स्थिति का। याद रखना, मैं तो कहूँगी अर्थशास्त्र के बारे में बताया है। तो अर्थशास्त्र उनके नाम था, लेकिन बताया क्या है, राजनीति की स्थिति के बारे में। अगला, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, ये 3 किसके रत्न थे, ये थे जैन धर्म के। जबकि अगर पूछे अष्टांगिक मार्ग, तो वो बौद्ध धर्म में दिए गए हैं। ठीक है, जिनके बारे में हमने पढ़ा रखा है, आप वीडियो को देख सकते हैं, जो मैराथन क्लास पढ़ी है लगभग 40 मिनट की, बस, इससे बड़ी क्लास नहीं है। मानचित्र की उत्पत्ति मैप्पा से हुई है, पहला बात तो ये रखेंगे। और है ना, तो ये मैप्पा जो है ये किस भाषा का शब्द है, तो ये सब भाषा अधिकतर लैटिन भाषा होता है, जो भी होता है।
21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, कहाँ पे पड़ती है? तो कर्क रेखा पर, है ना, कर्क रेखा पर, इसलिए गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है इस दिन, बहुत ज़्यादा गर्म होता है पृथ्वी। इनमें से भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? तो भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? तो इनका नाम है JK मेहता। बाकी सब अलग अलग देश के अर्थशास्त्री हैं, भारत के हैं JK मेहता। इतिहास के अध्ययन के स्रोत, तो इतिहास के अध्ययन के स्रोत क्या कहलाते हैं? साहित्य, स्मारक, बिल्कुल, शिलालेख, ये सभी के सभी हो जाएगा। सबसे प्राचीन वेद कौन है? बताओ, ऋग्वेद, जिसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं, जिसमें गायत्री मंत्र का भी वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, त्रिपिटक, है ना, त्रिपिटक कैसा ग्रंथ है? तो त्रिपिटक जो ग्रंथ है ये जैन धर्म से संबंध रखता है। आदिमानव का पहला, है ना, सॉरी पहला नहीं, मुख्य सहयोगी जानवर क्या था? पहला भी बोल सकते हो, तो क्या था? कुत्ते तो पाला था ना पाषाण काल में ना आदिमानव ने। अगला, पूरा पाषाण काल में मानव का व्यवसाय क्या था? तो पूरा पाषाण काल में मानव का कोई व्यवसाय नहीं था, वो आखेट करता था, मतलब कि, है ना, जानवरों को मार के उनको खाता था, कच्चा ही खा जाता था। अगला, पिरामिड किस देश में है? तो पिरामिड आपको पता है मिस्र में पाया जाता है। कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो उनकी राजधानी थी श्रावस्ती। कहाँ थी? श्रावस्ती। अगला, हड़प्पा सभ्यता की खोज, है ना, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज मैंने बताया था किसने की थी? दयाराम साहनी ने, ठीक है ना। कब की थे? 1921 ईस्वी में। और जो मोहनजोदड़ो है उसकी खोज राखलदास बनर्जी ने की थी 1922 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, है ना। थोड़ा सा भाई आप धैर्य बनाएं क्योंकि कंप्लीट इसी में आपका पूरा हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार भी करते थे सिंधु घाटी के लोग, पशुपालन भी करते थे, शिकार भी करते हैं, कृषि भी करते थे। बताओ क्या सही होगा इसमें? तो सिंधु व्यापार की व्यवसाय क्या था? तो उस समय कृषि जो था, है ना, जैसे गेहूँ जो, और आप पढ़े हैं, ठीक है ना, तो इन सब का जो है कृषि व्यवसाय था मेन सिंधु घाटी सभ्यता के। और इसमें बृहद स्नानागार कहाँ पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं, आप देखोगे कि मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ते हैं आप, तो वहाँ पे बड़े बड़े स्नानागार, मतलब कि स्विमिंग पूल पाए गए थे। अगला, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये मिला है कालीबंगा। कालीबंगा जो कि कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है ना। कालीबंगा का मतलब क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस देश में मिलता है? किस स्थान से मिलता है मतलब? तो सैंधव में कहाँ मिलता है? यहाँ पे कालीबंगा। ईंटों का अलंकरण पूछ रहा है। अगला, ऑपरेशन फ्लड का कार्यक्रम किस संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध होता है दुग्ध उत्पादन से। अच्छा, आपसे अगर पूछ ले कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो बताएं कौन थे? भारत में MS स्वामीनाथन। विश्व में कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग जी थे। अगला, गद्य और पद्य दोनों में रचित वेद कौन सा है? पढ़ चुके हैं आप। तो जो हमारा यहाँ पे यजुर्वेद है ना, ये गद्य और पद्य दोनों में रचित है। अगला क्वेश्चन देखें, ग्लोब प्रतिरूप होता है, बताओ किसका? तो मैंने बता रखा है, ग्लोब में पृथ्वी के सभी पार्टों को दिखाया जाता है, तो पृथ्वी का प्रतिरूप है। ये आपके अति लघु उत्तरीय में भी पूछा गया है। शक समूह चलाया गया, शक समूह किसके द्वारा चलाया गया था? तो कनिष्क के द्वारा शक समूह को चलाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप देता है, कौन देता है? तो ये देता है प्रधानमंत्री। और पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब से हुई थी? 1951 ईस्वी से। आप बताओ वर्तमान में कौन सी योजना चल रही है, कौन सी पंचवर्षीय योजना है? अगला, सूर्य की सबसे निकट ग्रह कौन है? तो बुध है। सूर्य के निकट पहले बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी, फिर बुध, शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, और फिर लास्ट में वरुण आता है। निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? दिशा एवं दूरी प्रतीक मानचित्र के घटक हैं, है ना, ये तो बिल्कुल सही है। दिशा और दूरी मानचित्र में दिखाए जाते हैं, बिल्कुल। मानचित्र का नीचे का सिरा उत्तर दिशा में होता है, तो यार ये तो गलत है। नीचे का सिरा दक्षिण होता है ना भाई मानचित्र में। ये होता है ईस्ट मतलब पूरब, ये होता है वेस्ट पश्चिम, ये होता है ऊपर का नॉर्थ, और ये होता है वेस्ट, ईस्ट में साउथ, है ना, दक्षिण। तो नीचे को बोल रहा है कि उत्तर होगा, नीचे दक्षिण होता है, तो ये गलत है बा वाला। और दिक् सूचक यंत्र की चुंबकीय सुई सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है, बिल्कुल। अगला, सड़कें, रेल, कस्बों आदि सही स्वरूप को मानचित्र द्वारा दर्शाया जा सकता है, बिल्कुल दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो बा वाला गलत है, बाकी सब इसमें सही है। अगला देखते हैं जल्दी से, थोड़ा सा और पार्ट बचा है, लगभग 30 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे पूरा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? तो 180 डिग्री जो देशांतर रेखा होती है उसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इसको जरूर याद रखना। नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो सब पता होगा, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में जल पाया जाता है, और यही ग्रह ऐसा है जहाँ पे जीवन संभव है ना। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा मैंने बताया था कहाँ है, राजस्थान में। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? है ना, क्या होता है? चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ। मुद्रण कला के आविष्कारक थे। मुद्रण कला के आविष्कारक कौन थे? चीनी, जो कि मुद्रा, है ना, मुद्रा के द्वारा कला को अपनी दिखाते थे। अगला क्वेश्चन ये रहा, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो जैन, देव क्वेश्चन एक के बार बार रिपीट होकर आया है। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो आपको पता है कि ऋषभ देव, है ना। जबकि अगर पूछे
कि 23वें पार्श्वनाथ और 24वें पूछे और अंतिम तो महावीर स्वामी जी थे। अगला, द्वितीय बौद्ध संगीति का सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? बौद्ध संगीति एक बार जरूर देख के जाना, कोई विचार हुई थी याद कर लेना, है ना। तो बताइए द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईस्वी में। कब किया था? 326 ईसा पूर्व में किया था, ठीक है ना। अगला, देशांतर रेखा का दूसरा नाम क्या है? तो देशांतर रेखा को हम क्या कहते हैं? मध्याह्न रेखा, है ना, मध्याह्न, बीचों बीच की रेखा। हमारे सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो ग्रहों की संख्या 8 है, पहले 9 थी अब 8 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम जल्दी से। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? तो 0 डिग्री 0 डिग्री अक्षांश को हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं। तो भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, क्योंकि आप देखिए लेटी हुई लाइन होती है ना, ग्लोब पर। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें कब सीधी पड़ती हैं? तो ये क्वेश्चन भी आप पीछे पढ़े थे, 21 जून को सीधी पड़ती है, इसलिए सबसे ज़्यादा गर्म दिन होता है 21 जून को। ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं किसके द्वारा? कितने साल के लिए? अच्छा पूछ रहा है, तो बा के द्वारा, है ना, मतलब 5 साल के तो होते हैं जो प्रधान होते हैं गाँव के। ऋग्वेद में अयस शब्द का प्रयोग क्या हुआ? किसके लिए? तो अयस शब्द का प्रयोग हुआ लोहे के लिए। किसमें? ऋग्वेद में। अगला और लास्ट पेज है ये, है ना, और लगभग 27-28 मिनट में पूरा कंप्लीट। अभिधम्म पिटक किस बौद्ध संगीति में संकलित किया गया है? तो अभिधम्म जो है ये द्वितीय बौद्ध संगीति में संकलित किया गया। सौरमंडल का मुखिया? तो सूर्य भगवान, हमारे जो सूर्य भगवान है सौरमंडल के मुखिया है ना। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन है? गहरा और सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर है, ठीक है ना। तो यहीं तक रखते हैं, पूरा लगभग कंप्लीट हमने करा दिया। देखो 2023 से लेकर 18 के बीच में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उनको भी किया, और जो इंपॉर्टेंट बन सकते हैं उनको भी किया, और बहुत डिटेल तरीके से एक एक क्वेश्चन को हमने समझा और आपने उसको सॉल्व भी किया। तो मैं ऐसा करता हूँ अच्छा स्कोर आप कर पाए होंगे, आपका रिवीजन अच्छे से हो गया होगा और एग्ज़ाम में बेहतरीन स्कोर आप करके आएंगे, ठीक है। तो बस यहीं तक रखते हैं इस क्लास को। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।